हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को राम राम। और आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग जो कल पढ़ चुके थे भौतिक विभाजन राजस्थान का, उस भौतिक विभाजन को आज आगे बढ़ाते हैं। कल एक बात बताना कि जो कल भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे कि राजस्थान को कैसे विभाजित करें, कैसे हम राजस्थान को टुकड़ों में बांटें, है ना, ये हम कर रहे थे। तो बताना आपको क्लियर हुआ कि भौतिक आधार यानी कि भौतिक विभाजन करने का क्या क्या आधार हो सकता है। तो एक तो आधार हो सकता है वहाँ की स्थलाकृति, पर्वत पठार, नदी नाले, है ना, झरने, झील झरने, ये सारी स्थलाकृतियाँ हो सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है, चाहे आप स्थलाकृति के आधार पर बांट दो, या फिर आप अगर चाहो तो वनस्पति के आधार पे बांट सकते हो, पेड़ पौधे जहां जैसी झाड़ियां हो उस तरीके बांट दो। जैसे एक चीज आप बताओ, क्या आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में कोई बंटवारा नहीं हुआ है ना? आप लोग सामान्यतः देखे होंगे जो हमारा गांव होता है वो गांव कई भागों में बांटा गया होता। देखो देखो कितने भागों में बांटा जाता, जो हमारा गांव होता उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी देखते हैं, आप लोग अपने अपने गांव के बारे में बताना। हमारे गांव में जो पश्चिम, हमारा गांव इतना बड़ा सा गांव है ना, ऐसे गांव बसा हुआ है, उसमें जो पश्चिम वाला क्षेत्र है उसे पश्चिम टोला कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? पश्चिम टोला कहते हैं गांव में। और देखो, ये बंटवारा ये हो गया पश्चिम टोला, और इसको जो पूरब है उसको पूर्वी टोला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्वी टोला कहते हैं। ठीक है, ये बंटवारा हो गया। जो दक्षिण में है उसे दक्षिण टोला टोला कहते हैं ना। दक्षिण नहीं कहते, दक्षिण कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है, इसे उत्तरी टोला कह देते हैं, इसे मध्य गांव कहते हैं। मध्य गांव कहते हैं। हालांकि होना तो उत्तरी टोला चाहिए था, लेकिन बंटवारा जो है वो मध्य गांव कर दिया। यही हमारे गांव के बगल में एक गांव है, उसमें देखो कैसे बंटवारा, ये तो हमारे गांव का बंटवारा है। हमारे गांव के बगल का एक गांव है, उसका बंटवारा आपको दिखा रहा हूं। उसमें देखो बड़ा बेहतरीन बंटवारा हुआ है। उसमें एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पंडित लोग ज्यादा रहते हैं, ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं, तो उसे पंडित का पुरवा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंडित का पुरवा कहते हैं, है ना। एक क्षेत्र है जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, उसे जुलाहा कहा जाता है। जुलाहा का पुरवा कहते हैं, है ना, जुलाहा का पुर या जुलाहा का पुरा कहते हैं। इस तरीके से भी बंटवारा होता है। देखो, इसे कहर टोला कहते हैं, कहर टोला कहते हैं। देख लो अब क्या है ना, इसे कहर टोला कैसे। इधर एक क्षेत्र है जिसे जाटिये या जाटिटा कहते हैं, जाट जाट की संख्या ज्यादा है ना, तो जाट टोला के नाम से इसको जाना जाता। अब देखो, ये जो बंटवारा हो रहा है, इसी तरीके से हमें राजस्थान का भी बंटवारा करना है। हमारे गांव का बंटवारा ऐसे होता ना, तो इसी तरीके से राजस्थान का बंटवारा करना, इसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है वो दिशा के आधार पे हुआ है। यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है वो जाति के आधार पे हुआ है ना। और भी आधार पे बंटवारा हो सकता है। मान लो एक क्षेत्र वाले अमीर हो, एक क्षेत्र वाले गरीब हो, तब भी बंटवारा कर सकते हैं आर्थिक आधार पे। तो बंटवारा कुल मिला के कई प्रकार से हो सकता है। अगर इसी तरीके से हमें राजस्थान को देखना है तो राजस्थान का बंटवारा हम कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का भौतिक विभाजन आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है? राजस्थान का भौतिक विभाजन। और एक चीज देखना, राजस्थान का भौतिक विभाजन, तो राजस्थान के भौतिक विभाजन के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया था और कहां से ये श्रृंखला शुरू होती है ना। कब कब की गई, किसने किया, और ये कहां से श्रृंखला शुरू होती है। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान का भौतिक विभाजन किस आधार पर किया गया है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का भौतिक विभाजन किस आधार पर किया गया, तो आप क्या बताओगे? कुछ तो दिमाग में होगा। कल हमने बताया था ना कौन सा आधार लिया गया था। तो आधार लिया गया था स्थलाकृति या भौतिक बनावट या भौतिक तत्वों के आधार पे राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है। तो आप एक लाइन लिखना, राजस्थान के भौतिक विभाजन से तात्पर्य, राजस्थान के, है ना, ये लाइन आपको यहीं से लिखना। मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर हाथ उठाने में दिक्कत होती है। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन से तात्पर्य, भौतिक विभाजन से क्या तात्पर्य है? राजस्थान के भौतिक विभाजन से तात्पर्य है कि देखो, कल मैं इससे बात कर चुका हूं। राजस्थान के भौतिक विभाजन से तात्पर्य है कि उन किए गए विभाजन से है, या तात्पर्य है कि क्या ऐसे लिख लेना, राजस्थान के भौतिक विभाजन से तात्पर्य है कि, तात्पर्य है कि मत हट लिखना, लिख देना उन किए गए विभाजन से, उन किए गए विभाजन से है जो भौतिक तत्वों के आधार पर राजस्थान को
कई भागों में विभाजित करते हैं। सिंपल से बता रहा हूं, उन किए गए विभाजन से है, उन किए गए विभाजन से है, विभाजन से है जो राजस्थान को, जो राजस्थान को किस आधार पे, राजस्थान को किस आधार पे, भौतिक तत्वों के आधार पे, जो राजस्थान को भौतिक भौतिक तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर कई भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कई भागों में विभाजित करते हैं, कई भागों में विभाजित करते हैं, एक बार लिख लेना। यानी कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है, तो वो हुआ है भौतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब देखिए आगे, किस तरीके से बंटवारा या किस तरीके से विभाजन होता है, ये भी पूछेगा ना, किस तरीके से ये भौतिक विभाजन जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, विभाजन से होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का भौतिक विभाजन की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, जय श्री बालाजी महाराज। तो यहाँ अगर पूछा जाए राजस्थान के भौतिक विभाजन की पृष्ठभूमि, पहले आधार आपने देख लिया ना, अब आधार के बाद पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब होता है ना, पृष्ठभूमि का मतलब होता है इतिहास से। पृष्ठ का मतलब पीछे है ना, पृष्ठ का मतलब पीछे, भूमि का मतलब भूमिका, इसके पीछे की क्या भूमिका रही है, कैसे कैसे राजस्थान के भौतिक विभाजन हुए हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हो राजस्थान के भौतिक विभाजन का निर्धारण जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा आते हैं, प्रोफेसर बीसी मिश्रा आते हैं। तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं कि सर्वप्रथम अगर विभाजन पूछे तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा, बीसी मिश्र जो है, मिश्रा जी, ये आते हैं और ये सर्वप्रथम भौतिक विभाजन करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। ठीक है, क्या लिखी थी, राजस्थान का भूगोल लिखी थी 1968 में। तो इनकी पुस्तक का नाम ऐसे लिखना, इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। क्या नाम है, राजस्थान का, राजस्थान का भूगोल। और ये राजस्थान का भूगोल इनकी पुस्तक कब प्रकाशित होती है, तो 1968 में। यानी कि अगर सत्र पूछा जाए तो आप कहेंगे सर सत्र है 1968, 1968 में इन्होंने बंटवारा किया था। अब इनका बंटवारा जो हुआ था वो क्या था, तो वो भौतिक राजस्थान को 7 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया था। कितने भागों में विभाजित कर दिया था, तो राजस्थान के 7 भागों में विभाजित किया। ये आपसे पूछा जा सकता है, कितने भाग में बांटा, कितने भाग में बांटा, तो आप कहोगे कि 7 भाग में बांटा है। ठीक है, 7 भाग में इन्होंने विभाजन किया है। कैसे किया है अगर देखना चाहें तो हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा अगर मैप बना के देखने का प्रयास करें तो आप देखोगे राजस्थान का जो भौतिक विभाजन हो रहा है ना, थोड़ा सा टूटा फूटा मैप आप लोग भी बनाना सीखो मेरी तरीके ही। बहुत बढ़िया मैप बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ टूटा फूटा मैप मुझे बनाना आता है, मेरा काम चल जाता है इसी से। आप भी बनाना थोड़ा सा सीख लो भाई। देखिए, अब ये बंटवारा जो करते हैं ये किस आधार पर करते हैं, 7 भाग में बंटवारा करते हैं। ये 7 भाग आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि कितने भाग में बंटवारा किया है। तो देखो इन्होंने जो बंटवारा किया, एक पश्चिमी शुष्क प्रदेश, तो जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, पश्चिम वाला जो क्षेत्र है इसको एक भाग दिया। नंबर 1 क्या किया, पश्चिमी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। देखते हैं बंटवारा इनका, पश्चिमी शुष्क प्रदेश एक बंटवारा है। ठीक है, दूसरा बंटवारा क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो एक तो इन्होंने मरुस्थल को बांट दिया, पश्चिमी शुष्क प्रदेश को। उसके बाद इन्होंने देखा कि इस शुष्क प्रदेश के और अरावली के बीच में कुछ भाग ऐसा है जहां पूरा मरुस्थल नहीं है ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मरुस्थल नहीं, मतलब ठीक ठाक मरुस्थल नहीं है, कहने का मतलब वहां पे आपको आधा शुष्क क्षेत्र मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक बंटवारा और कर दिया जिसको दूसरे नंबर पे आप रखोगे क्या, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र।
लेकिन एक बंटवारा और हो रहा है इनके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आप पूरा मत जोड़ना, ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा खाली रखना, क्योंकि ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा सिंचित क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र को इन्होंने अलग से बांटा है, इस वाले क्षेत्र को इन्होंने क्या किया है, अलग से बांटा है, ठीक है। और इसको क्या कहा, इसको कहा नहर, नहर वाला क्षेत्र। क्या ये समझ में आ रहा? आप इसे ना लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख लेना। नंबर एक क्या है, तो नंबर एक है पश्चिमी, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और नंबर दो पे कौन सा है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा बचा रह गया, कौन कौन सा हट गया है, ठीक है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र 7 भागों में बांट रखे ना, एक पश्चिमी शुष्क, दूसरा अर्ध शुष्क, तीसरा नहरी बताया, नहरी क्षेत्र। तीसरे पे आप रखोगे कौन सा, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र को इन्होंने शामिल किया था, नहरी क्षेत्र हो गया। अब उसके बाद जैसे थोड़े से आप आओगे नीचे, तो आपको ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो भाई, अरावली क्षेत्र कहते हो। इसको आप क्या कहते हो, अरावली क्षेत्र कहते हो, ठीक है। ये वाला क्षेत्र मिल जाएगा आपको, ये अरावली क्षेत्र, क्लियर है। इसको बांट दिया इन्होंने अरावली क्षेत्र के नाम पर। तो अरावली, अरावली क्षेत्र के नाम पर आप भी बांट दो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, है ना। ये वाला क्षेत्र क्या है, अरावली है। तो आप तीसरे नंबर पे रख लो अरावली, चौथे नंबर पे, सॉरी, चौथे नंबर पे आप रख दोगे अरावली क्षेत्र। कौन कौन सा बांटा है, देखो, मरुस्थल बांट दिया, मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया। अब जब हम नया बंटवारा करेंगे तो इन दोनों भागों को एक ही बना देते हैं और उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कह देते हैं, ठीक है। नहरी भाग, जो नहरी क्षेत्र है वो मरुस्थल में, मतलब तीनों को मिलाकर हम मरुस्थलीय क्षेत्र कर देते हैं। उसके बाद अरावली प्रदेश, प्रदेश तो है ही। उसके बाद इन्होंने जो और बांटने का प्रयास किया, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिला हुआ जो जिले हैं उनको शामिल करके इन्होंने पूर्वी कृषि प्रदेश बांट दिया था, ठीक है। तो इन्होंने एक बंटवारा ये वाला क्षेत्र कर दिया, जिसको क्या कहा, इन्होंने कहा पूर्वी कृषि प्रदेश। या फिर एक चीज और देखिए, पूर्वी कृषि प्रदेश, है ना। क्या अभी आपने देखा होगा राजस्थान के किस क्षेत्र में ज्यादा उद्योग लगे हैं, तो जो दिल्ली के पास है, जो हरियाणा के पास है। तो इसी को इन्होंने औद्योगिक क्षेत्र भी कहा था, एक ही बात है ना। बात एक ही नहीं है, लेकिन एक ही नाम दिया था, औद्योगिक क्षेत्र। कौन बांट रहा है जी, बीसी मिश्रा जी बांट रहे हैं। हाँ, तो बीसी मिश्रा के अनुसार है, ये भी आप देखते रहो, ठीक है। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये तो हो गया पूर्वी कृषि प्रदेश। अब पूर्वी कृषि प्रदेश के नीचे और थोड़ा सा आओ तो देखोगे आप दक्षिण पूरब का पठार भी है, और फिर वहीं से एक नदी बहती है जिसे हम चंबल नदी कहते हैं, तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र भी है। तो इन्होंने 2 तरीके से बांट दिया, एक तो इस पठार को क्या कह दिया, दक्षिण पूर्वी पठारी या दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र कह दिया था, ठीक है। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश कह दिया, इसको ध्यान रखना, अभी ये काम देगा। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश या कृषि क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र। उसके बाद एक बंटवारा अभी यहाँ पे बच रहा, जो ये हमारी चंबल नदी जाती है ना ऐसे करके, तो जो चंबल नदी जाती है उसके तट पे इन्होंने क्या कह दिया, चंबल का बीहड़। क्या कहा, इस क्षेत्र को इन्होंने बांट दिया चंबल का बीहड़। तो चंबल का बीहड़ ये कहा है। देखो अब आप यहाँ पे लिख लेना, आपका पूरा हो जाएगा। 4 मैंने लिखा दिया था, 5वें पे आप लिख लेना पूर्वी कृषि प्रदेश, है ना। पूर्वी कृषि प्रदेश आप 5वें पे लिख लेना। और उसके बाद 6 नंबर पे आप क्या लिख लोगे भाई, 6 नंबर पे आप लिख लोगे, 6 नंबर पे चंबल का बीहड़ ही लिख लेना, चंबल का बीहड़। ये बीहड़ क्या होता है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, है ना। और 7वें नंबर पे आप क्या कहोगे, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत पठारी क्षेत्र आया था, है ना। आप जानते हो पठारों पे भी खेती की जाती है, क्योंकि पठार का ऊपर वाला भाग क्या होता है, समतल होता है, ठीक है। सर जीके आप ही करवाओगे क्या, नहीं जीके नहीं करवा रहा हूँ भैया, राजस्थान का भूगोल करवा रहा हूँ, ठीक है। जीके में तो भूगोल, इतिहास और राजनीति सब कुछ आ जाता है, राजस्थान का भूगोल करवा रहा हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आयुष्की त्रिवेदी जी बताना, क्या आपको भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर पृष्ठभूमि में बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का बंटवारा करने का काम किसने किया था, राजस्थान का भौतिक विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो प्रोफेसर थे बीसी मिश्र जी ने। तो सबसे पहले बीसी मिश्र जी ने बांटने का प्रयास किया, और उसके बाद बीसी मिश्र जी ने 7 भाग में बांटा था। ये 7 भाग आप आंख बंद करो और आंख बंद करके सोचो कि मरुस्थल को 2 भाग में बांट दिया, एक पूरा मरुस्थल, एक आधा मरुस्थल,
है ना, जहाँ कहीं थोड़ा मरुस्थल है। एक जो है यहाँ पे नहर आता था, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने लिखा नहीं, ये वाला तीसरा आप लिख लेना, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र, अब आप देखोगे इसमें बड़े बड़े नहर हैं। इंदिरा नहर भी यही हनुमानगढ़ से आता है। श्री गंगानगर से अगर आप देखोगे तो एक गंग नहर, या जिसे हम गंगा नहर कहते हैं, वो आता है। तो दो बड़े बड़े नहर हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सिंचाई हो जाती है और ये उपजाऊ है। और आप देखोगे श्री गंगा नहर को राजस्थान की क्या कहते हैं? श्री गंगा नहर को एक भौगोलिक उपनाम मैंने बताया था, बताओ क्या कहते हैं, फटाक से बताना, है ना। मंजू जी बताइएगा। मंजू कन्वर आपका नाम है, और एक मंजू करवासरा जो मुझसे पढ़ती थी, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और बहुत ब्रिलियंट है ना, मतलब बहुत एजेड थी लेकिन बहुत ब्रिलियंट है। अब नहीं पढ़ती इसलिए थी शब्द लगा रहा हूँ, हालांकि दुनिया में है। तो ये आप इसको याद कर लेना भाई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या बात यहीं खत्म हो गई? हाँ जी, क्या बात यहीं खत्म हो गई? तो आप कहोगे नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं, ये तो है 1968 की बात, ठीक है। भागीरथी, अरे भागीरथी क्या है? अन्न का भंडार रखा जाता था। तो अन्न का भंडार कहाँ रखा जाता? अन्न ग्रह किसे कहेंगे? राजस्थान का अन्न ग्रह कौन कहा गया? किस किस जिले को कहा गया? हाँ, मरुगंगा बता रहे हो, अरे मेरे भाइयों, कामधेनु बता रहा है कोई, देखो भौगोलिक उपनाम पढ़ रखा है। भौगोलिक उपनाम में मैंने बताया है, क्या कहते हैं श्री गंगानगर का भौगोलिक उपनाम क्या है जो सबसे ज्यादा फेमस हो? अन्न का कटोरा, देखो आ गया ना, अन्न भंडार, अन्न का कटोरा, ये बढ़िया है, ये ऐसे उत्तर देना चाहिए आपको। देखो दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोफेसर राम लोचन सिंह आते हैं। दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं वो है प्रोफेसर राम लोचन सिंह। अब देखो, अभी हाल ही में देश आजाद हुआ था 1947 में, और उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया। पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद राजस्थान का भूगोल विधिवत तरीके से लिखा गया 1968 में। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी और जब समय बीतती है, बीतता जाएगा, जब समय बीतेगा तो लोग राजस्थान के बारे में और बढ़िया से अध्ययन करेंगे। तो राम लोचन सिंह आते हैं, ये और बढ़िया से अध्ययन करते हैं। और अध्ययन कब करते हैं? तो 1971 में ये अध्ययन करते हैं राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के बारे में 1971 में अध्ययन करने के बाद इन्होंने भी राजस्थान का बंटवारा कर दिया, अन्न का कटोरा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इन्होंने भी राजस्थान का विभाजन कर दिया, और कितने भागों में विभाजन कर दिया तो ध्यान से सुन लेना, रट्टा मत मारना, बस केवल सुन लेना। इनका नाम है लोचन। तो इनके विभाजन में बड़ा लोचा है, समझ लेना, नाम है लोचन, विभाजन में भी लोचा है। इन्होंने दो बड़े भागों में बांटा। सबसे पहले दो बृहद प्रदेश बांटा, लिखो जल्दी से, क्या बांटा? दो बृहद प्रदेश में, एक राजस्थान को दो बृहद प्रदेश में बांटा। मैं जल्दी से राजस्थान बनाऊंगा तो शायद मुझसे बहुत गंदा राजस्थान बने, आप लोग डांटना मत, है ना, लेकिन कुछ तो बनेगा। देखो, अब देखो इन्होंने ऐसे बीच में अरावली से काट दिया और कहा दो बड़े प्रदेश है, इधर वाला पूर्वी राजस्थान, इधर वाला पश्चिमी राजस्थान। बहुत सिंपल बांटा है, देखो दो बड़े भागों में बांटा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्रत्येक बड़े भाग को दो उपभाग में बांटते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको सब सीखना मत आप। प्रत्येक बड़े भाग को, यानी कि इस मरुस्थल को भी दो भागों में बांट दिया, एक पश्चिमी एक पूर्वी, है ना, दो बड़े भागों में बांट दिया। उसके बाद इसको भी दो भागों में बांट दिया, इधर पठारी क्षेत्र कह दिया और बिहड़ क्षेत्र, इधर मैदानी, और जो है चार भागों में बांट दिया। कहने का मतलब ये है कि दो बड़े भागों में बांटते हैं और चार उप प्रदेश में बांटते हैं। दो बड़े प्रदेश, बृहद प्रदेश, और चार उप प्रदेश। अब अभी भी ये संतुष्ट नहीं हुए, अभी भी इनसे बात क्लियर नहीं हुई। हमारा पढ़ाया हुआ रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ। देखो आपको ना ऐसे मास्टर से आपको ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिल रहा है जो खास करके टीजीटी पीजीटी या फिर उसमें आप देखोगे ना, जो व्याख्याता वाले एग्जाम होते हैं ना, उसमें ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता के एग्जाम में। तो आप समझ लेना, तो अगर सिद्धांतों पे जाओगे तो बहुत गहराई तक ले जा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं खुद को बचाता हूँ, आपको जो जरूरत हो वही दिया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इनसे रहाइश नहीं हुई, रहा नहीं गया इनसे, इसने इनको भी कई भागों में बांट दिया। देखें, कहीं टीला है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो कुल मिला के इन्होंने 12, देखो चार उपभागों में बांटा। उसके बाद इन उपभागों को भी बांट के इन्होंने कुल टोटल 12 लघु प्रदेश बांट दिया है ना। तो बांटते बांटते इतना ज्यादा लोचा कर दिया ये, तो इनका नाम ही मैंने लोचन रखवा दिया। तो लोचन जी ने लोचा कर दिया है, बस याद मत करना, ठीक है।
याद मत करना, बस भैया समझना है आपको। अब दूसरा आता है जो हमें पढ़ना है, जो हमें सीखना है, जो हमें जानना है, वो आते हैं प्रोफेसर तिवारी और श्री हरि मोहन सक्सेना जी आते हैं। तो हरि मोहन सक्सेना को आप याद रखेंगे, एक नाम आप याद रखेंगे प्रोफेसर तिवारी जी, इन्हीं के नाम से इनकी पुस्तक आती है और इन्हीं के नाम से फेमस है, तिवारी जी के नाम से। प्रोफेसर तिवारी और हरि मोहन, ठीक है, याद रखोगे, हरि मोहन सक्सेना, नाम याद रहेगा मोहन जी के नाम से, हरि मोहन सक्सेना, मोहन भागवत मत कर देना, हरि मोहन, हरि, हरि भगवान, मोहन भी भगवान ही है, हरि मोहन सक्सेना इनका नाम है। अब ये सक्सेना जी क्या करते हैं, राजस्थान का बहुत विधिवत तरीके से बंटवारा करते हैं, जो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बंटवारा कब करते हैं, एक बंटवारा तो होता है कि कब, 1968 में, एक बंटवारा कब होता है, 1971 में, दोनों से ठीक से बात बनी नहीं, तो ये आते हैं 1994 में, ये हाल ही की बात है, 1994 में ये आते हैं और ये भी राजस्थान का बंटवारा कर देते हैं। इनकी एक पुस्तक आती है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो देखो, अभी मैंने एक आपको बताया था मिश्रा जी के बारे में, है ना, नाम तो ऐसे ले रहे हो जैसे साथ में चाय पीते हो। एक बार तो क्लास देखा और एक बार नोट्स लिखे, बस इतने में तो काम हो गया, आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक बार क्लास देख लिया, एक बार नोट्स लिख लिया तो फिर काम हो जाएगा। अब देखो, आज तो नोट्स साथ में लिखवा रहा हूँ, आज पीपीटी नहीं है मेरे पास। तो देखो, एक बी सी मिश्रा आते हैं, है ना, बी सी, एबीसी होता ना, एबीसी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, है ना, देखो एबीसी नाम याद कर लो, ए बी सी, असिस्टेंट प्रोफेसर थे और इनका नाम है बीसी, ए बी सी मिश्रा है ना, तो इनका नाम है बीसी मिश्रा और ये सबसे पहले राजस्थान के भूगोल को बांटते हैं 7 भागों में। अब यहाँ पे देखते हैं हरि मोहन सक्सेना जी की, इनकी पुस्तक क्या थी ना, बीसी मिश्रा जी की पुस्तक कोई बताए, पुस्तक का नाम ही था राजस्थान का भूगोल, है ना जी, राजस्थान का भूगोल। उसी पुस्तक के आधार पे इन्होंने भी पुस्तक लिखा और इन्होंने पुस्तक क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। क्या लिखा है, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल इन्होंने पुस्तक लिखा। और ये जो राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल नाम की पुस्तक है, इस पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित कब करवाया था, तो 1994 में इस पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित करवाया। अब देखो, मैं 1994 इसके नीचे लिख दूं, नहीं तो आप सोचेंगे कहीं इनका जो है बर्थडे तो नहीं लिख दिए सर, ना, तो ये बर्थडे नहीं भैया, 1994 जो है इनकी पुस्तक जब प्रकाशित करवाई गई थी वो सत्र लिखा गया है। ठीक है, अब इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का बहुत विधिवत तरीके से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद राजस्थान को 4 भौगोलिक भागों में बांट दिया, 4 भौगोलिक प्रदेशों में इन्होंने बांट दिया था, है ना, और आधार वही लिया गया है जो अभी मैंने बताया था, भौतिक तत्वों के आधार पे। ठीक है, आधार क्या लिया गया, अगर आधार अगर आपसे पूछ ले तो आधार आप बता सकते हो किस आधार पे इन्होंने बांटने का काम किया था, तो उस आधार में मैंने आपको जो बताया ना, वहां से समझ विकसित हुई होगी। इन्होंने देखा कि राजस्थान का धरातल कैसा है, कहीं मरुस्थल है तो कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है। इन्होंने देखा राजस्थान की जलवायु कैसी है, कहीं शुष्क जलवायु है तो कहीं आर्द्र जलवायु है तो कहीं आर्द्र शुष्क जलवायु है। इन्होंने देखा कि नदी है कि नहीं, ठीक है, कहीं नदी बेसिन इन्होंने देखा, तो उस आधार पे क्या किया, इन्होंने राजस्थान का बंटवारा कर दिया। कितने भागों में बांट दिया, तो 4 भागों में बांट दिया। क्लियर। अब इन 4 भागों को हम देखते हैं कि कैसे बांटा गया है। थोड़ा सा मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा और थोड़ा सा मैं आपके लिए वीडियो भी लाया हूं, उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे तो बहुत विधिवत तरीके से हमें समझ में आएगा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप देखो, जो ये बांट रहे हैं किस तरीके से इन्होंने बांटा, इनका बंटवारा देखते हैं। ठीक है, किसका, सक्सेना जी का। क्या ये वीडियो, ये फोटो आपको स्पष्ट दिख रहा है मेरे भाई, एक बार बताना बेटा, क्या ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर स्पष्ट दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो हम बना के आपको पढ़ा देंगे। ये तो भूगोल पढ़ा रहे, एकीकरण नहीं। अच्छा, एकीकरण क्यों पढ़ाएंगे, इसमें एकीकरण मैं पढ़ा चुका हूँ, एकीकरण भूगोल का एकीकरण मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब राजस्थान का एकीकरण कैसे होता है वो बता चुका हूँ, आप देख लेना। 7 भागों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। देखो, ये क्या है, 7 चरण में। ठीक है, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप इन्होंने जो बांटा, क्या बांटा, तो इन्होंने एक भौतिक स्वरूप इसको बांट दिया, एक भौतिक स्वरूप इसको बांट दिया और इसको क्या कह दिया, पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इन्होंने क्या कहा, एक मरुस्थल में बांट दिया। ठीक है, दूसरा विभाजन इन्होंने क्या किया,
देखो इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पहले 16 जिला आया करते थे, लेकिन अब 16 जिला तो है नहीं, यहाँ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो आगे देखते हैं। ये दूसरा जो इन्होंने बंटवारा किया था, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र बांट दिया। और ये जो आपको ये फिगर थोड़ा कम से ये दूसरा फिगर लेते हैं, ये उप विभाजन वाला फिगर लग गया है। ये वाला फिगर देखते हैं, ये थोड़ा दमदार है। अच्छा, नक्शा बना के बताएं तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है भैया, नक्शा बना के बताते हैं, चलो देख लेते हैं। अब इस फिगर को थोड़ा सा देख लेना, फिर नक्शा, अच्छा नक्शा ही बना दें, आपके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्या दिक्कत है। नक्शा देखो, फिर आप बनाओगे नक्शा मेरे साथ, चलो मेरे साथ आप भी नक्शा बनाओ। राजस्थान का मैप बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन खींचो, यहाँ छोटा सा ऐसे करके कुछ बनाते हैं, है ना। उसके बाद ये भाग आता है हल्का सा उभार वाला, फिर हल्का सा डाउन होके, और उसके बाद ऐसे उठ के फिर ये भाग ऐसे घुसा हुआ नजर आता है ना। ये जो घुसा हुआ भाग है कौन सा है बताना, इसके किनारे किनारे कौन सा जिला है जरा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से उठ के कौन सा जिला है ये जो घुसा हुआ है, जरा बताना तो। उसके बाद यहाँ आया पतला सा, ये वाला जिला कौन सा है, ये दोनों जिला चित्तौड़गढ़ है क्या, देख लेना, प्रतापगढ़ है क्या, बताना भैया। देखते कितने लोगों का मैप तैयार है। अब इस मैप में अगर देखो तो यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचना शुरू कर दो, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचना शुरू कर दो। अब इधर वाला जो क्षेत्र बचता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके चले जाओ, हम ज्यादा नीचे कर दिए। इधर वाला क्षेत्र जो बचता है इसे क्या कहते हैं, इसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। देखो भाई लिखो, मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन आप यहां से बनाना शुरू कर दो, दूसरी लाइन इधर से बनाना शुरू कर दो ऐसे। ये वाला जो भाग है, इस भाग को इन्होंने क्या कहा, है ना, ये भाग जो है, जो आपको दक्षिण में थोड़ा ज्यादा चौड़ा और ऊंचा मिलेगा, और पूरब में जाते जाते थोड़ा सा कम, चौड़ाई कम हो जाती है। इसे इन्होंने कहा अरावली क्षेत्र। क्या कहा, अरावली क्षेत्र कहा। देखो दूसरा हो गया अरावली क्षेत्र। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे ये वाला जो भाग, ये जो चुरकी नुमा निकला हुआ है, ये क्या है, ये पठार है ना। ये जो चुरकी नुमा निकला हुआ है, इसको आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ये क्या है, ये पठारी क्षेत्र है। जो मालवा का पठार है उसी मालवा के पठार का हिस्सा है। नहीं, मेरा नेटवर्क नहीं जाता है, आपका नेटवर्क जा रहा है, मेरा नेटवर्क काहे जाएगा। ये क्या है भाई, ये पठारी हिस्सा है, तो इसे पठार में बांट दिया, यानी कि पठारी क्षेत्र इसको बांट दिया। अब बच रहा इधर वाला क्षेत्र, तो ये क्या है, ये मैदान है। ये क्या है, मैदान है, और पूरब में स्थित होने की वजह से इसको क्या कह दिया, पूर्वी मैदान कह दिया। ये बताओ कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इन्होंने बांटा है। तो इन्होंने कहा मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु अगर पूछे तो कैसी होती है, तो आप कहोगे शुष्क जलवायु होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, तो शुष्क जलवायु होती है। तो ऊपर वाले मरुस्थल की शुष्क जलवायु है, और नीचे वाले मरुस्थल की आर्द्र शुष्क है। तो जलवायु भी लिख सकते हो यहाँ पे, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु होती है मरुस्थल वाले क्षेत्र की। अब इसी मरुस्थल वाले क्षेत्र में ही आपका ये जो जो नहर वाला क्षेत्र था ना, वो आ गया, जो मिश्रा जी ने 7 भागों में बांटा था, और उस डीसी मिश्रा जी ने 7 भागों में बांटा था, और उसमें एक नहर वाला क्षेत्र ऊपर कह दिया था, वो नहर वाला क्षेत्र आ गया है। ठीक है, अब दूसरा देख, तो ये बंटवारा आपने लिख लिया, यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करके 1 2 3 4 आप इस बंटवारे को ऐसे ही लिख लेना। लिख लिए, अगर लिख लिए हो तो बताइए, हम थोड़ा सा आपको और कुछ बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है। देखो, अब थोड़ा सा आप पृथ्वी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ आप लिख लेना मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार, बस इतना लिख लेना। मरुस्थल, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार, इस हिसाब से इन्होंने बांटा था। अब चलो आगे थोड़ा सा हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं। जब एक ब्रह्मांड हुआ करती थी, एक ब्रह्मांड का शुरुआत होता है, ब्रह्मांड से कट के कई पिंड बनते हैं, उन्हीं पिंडों में से हमारी पृथ्वी भी निकल जाती है। ये पृथ्वी के हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कब होती है अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे कई करोड़ वर्ष पहले, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी अपने अस्तित्व में आती है।
और जब शुरुआत में पृथ्वी अपने अस्तित्व में थी तो कैसे थी, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ आपको बनाने की जरूरत नहीं है और आप बनाना भी मत, ठीक है। कोई भी यहाँ बनाएगा नहीं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी कुछ ऐसे हुआ करती थी। इसको थोड़ा सा आप समझ लोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो ये राजस्थान है वो किस क्षेत्र का भाग है ना। पृथ्वी देखो कैसे हुआ करती थी, तो ये पहला वाला गोला आप देख रहे हो, पहला वाला गोला, इस पहले वाले गोले पे आप विचार करो और देखो कि पृथ्वी ऐसी हुआ करती थी जिसमें जो स्थल था वो एक ही स्थल था, यानी कि दो चीज था, एक महाद्वीप आप कह सकते हो और दूसरा क्या कह सकते हो, महासागर कह सकते हो। केवल महासागर और महाद्वीप हुआ करता था। लेकिन 1912 में एक जो है वेगनर महोदय आते हैं। वेगनर एक इंसान थे, एक भूगोलवेत्ता थे, एक विद्वान थे। तो 1912 में वो एक सिद्धांत लेके आते हैं और फिर सबसे पहले इसकी तरफ वो लोगों की नजर डालते हैं और फिर एक उन्होंने शब्दावली प्रस्तुत की, अपनी तरफ से एक शब्दावली लेके आते हैं और उस शब्दावली का नाम क्या है, हाँ कोई बता रहा है, पैंथेलासा, पैंथलासा। और फिर उन्होंने पैंजिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पैंजिया नाम दिया था और पैंथलासा नाम दिया था। क्लियर है। तो देखो इन्होंने कहा जो स्थल खंड है उसे इन्होंने पैंजिया कह दिया था। क्या कहा था, पैंजिया कहा था। और जो जलीय खंड यानी कि महाद्वीप को क्या कहा, तो महाद्वीप को पैंजिया कह दिया। और जो महासागर था उसको क्या कहा, महासागर को पैंथालासा कह दिया, पैंथालासा कह दिया। ये किसका, वैगनार के द्वारा दिया गया नाम है, नामकरण है। महासागर को उन्होंने पैंथालासा कहा था और महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया कहा था। उसके बाद वो कहते हैं, है ना, वैगनार जी कहते हैं ये बहुत पहले की बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, 200 मिलियन वर्ष पूर्व त्रियासिक युग में ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है इस अस्तित्व में आती है, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कई चीजें बताते हैं, एक कहते हैं चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग गया, और दूसरा कहते हैं जो है ध्रुवीय फ्लिंग होता है, और इस ध्रुवीय फ्लिंग तथा चंद्रमा के आकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो स्थल खंड था, जो महाद्वीप था, इसमें दरारें आ जाती हैं और दरार आने के बाद ये महाद्वीप एक दूसरे के दूर जाने लगते हैं, मतलब चिटकने। अभी देखो आप एक शीशा ले लो ना, कांच, कांच का टुकड़ा ले लो और फर्श पर गिरा दो तो क्या होता है, तो कांच का टुकड़ा कई भागों में टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी पृथ्वी हुई। ये पृथ्वी, एकता जी देखिए, ये पृथ्वी कई भागों में, ये जो स्थल खंड था ये कई भागों में बिखर गया। अब पृथ्वी का जो गोला वाला था वो उतना ही है, उसमें आकार में वृद्धि और घटोत्तरी कुछ नहीं हो रही है। गोला उतने बड़ा है, उसके अंदर जो स्थल था वो टूट के बिखरने लगा और एक दूसरे से दूर जाने लगा। और धीरे धीरे देखोगे दो तरीके, दो मुख्य भाग बन जाएंगे। दो मुख्य भाग में ये पृथ्वी का स्थल बट जाएगा। देखे, दो मुख्य भाग में बट गया। एक मुख्य भाग जिसे ऊपर, तो ऊपर वाले मुख्य भाग को हमने क्या कहा, तो हमने कहा अंगारा लैंड। हमने नहीं कहा था भैया अंगारा लैंड, कौन कहा था, वैगनार ने ही कहा था, वैगनार ने, ठीक है, वैगनार तो गाड़ी है। वैगनार ने ही कहा था कि ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड है और नीचे वाला भाग क्या है, तो नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है। इन्होंने ही अपनी तरफ से नाम दे दिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब धीरे धीरे जो ऊपर वाला भाग था वो भी कई भागों में विभाजित हो गया। मुख्यतः कितने भागों में विभाजित हुआ, तो ऊपर वाला भाग मुख्यतः दो भागों में विभाजित हुआ। आप इसको ऐसे देखना, ऊपर वाला भाग मुख्यतः दो भागों में विभाजित हुआ। एक तो ऐसे भाग बट जाता है और दूसरा यहां से बटना शुरू होता है, इस तरीके से ऊपर वाला भाग मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ऐसे देखें, ऐसे करके विभाजित हो गया। अब इसको हमने कहा, इसको उन्होंने कहा ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है। ये जो उत्तरी अमेरिका देश है, ये उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, तो अंगारा लैंड का भाग है। यहाँ पे यूरोप है, इधर वाला क्या है, इधर वाला यूरोप है। आपसे पूछे यूरोप किसका भाग है, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी ये भी अंगारा लैंड का ही भाग है, क्योंकि जो पृथ्वी के ऊपर वाला खंड टूटा तो दो भागों में बट गया, एक इधर एक इधर। और ये एशिया है, एशिया में भी इसे यूरेशिया कहते हैं। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया को मिलके। अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्या चीज दिखाई दे रहा होगा, भारत यहाँ पे सटा हुआ है। अब इस पे आते हैं, समझना, भारत यहाँ पे सटा हुआ है, लेकिन भारत इसके साथ विभाजित नहीं हुआ था, तो हम यहाँ से भारत को हटा दें। भारत बाद में जाके सटता है, अभी नहीं विभाजित हुआ है।
अब नीचे वाला जो खंड था वो भी कई भागों में विभाजित हो गया। एक तो आप देखोगे ऐसे बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। एक भाग आपका ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, है ना, ये वाला भाग। और यहाँ पे ऐसे ही एक भाग आपको और दिखाई देगा, ऐसे करके उठा हुआ, ऐसे करके एक भाग आपको और दिखाई देगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अफ्रीका कहते हैं। समझना, मैं फिगर बहुत गंदा बना रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया और ये अफ्रीका हो गया। देखो लगता नहीं कि दक्षिण अमेरिका अफ्रीका में घुसा हुआ है, ऐसे सटा दो तो लग जाएगा चिपका हुआ, है ना। इसका मतलब ये है कि दक्षिण अमेरिका इधर आ गया और अफ्रीका इधर चला गया, ये वाला भाग इधर गया, ये वाला भाग इधर आया। अब अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका किस लैंड का भाग है तो क्या बताओगे? गोंडवाना लैंड का भाग है या फिर अंगारा लैंड का भाग है? मेरे भाई बताओ जरा, किस लैंड का भाग है? आप लोगों का नेटवर्क इशू इसलिए आता है, दिन भर रील देख लेते हो, शाम तक आपका जो है मैसेज वो खत्म हो जाता है तो फिर नेटवर्क इशू आएगा ही। हमारे यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन जो दिखाता है एक्सीलेंट दिखाता है। अब ये गोंडवाना लैंड का भाग है, समझना, नीचे जितने खंड बनेंगे ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अब इस गोंडवाना लैंड के भाग में ही यहाँ कुछ खंड हुआ करता था, यही खंड इधर विभाजित होके आके यहाँ पे सट जाता, ये भी भाग गया और ये भी आएगा तो ये यहाँ पे आके ऐसे सट जाता ऊपर और ये बन जाता हमारा भारत। ये क्या बन जाता? भारत बन जाता। ये थोड़ा और इधर आएगा, है ना, ये भारत बन जाता है और यहीं से एक खंड और विभाजित होता है। देखिए ये कुछ ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ऐसे करके, ये कुछ ऐसे करके। अब यहीं से एक खंड और विभाजित होता, देखो जब भारत में सटा ना तो भारत से ही, भारत का नीचे जो ये बंगाल की खाड़ी है ना, वहीं से एक भाग और टूटता है और यहाँ नीचे आके इस तरीके से जुड़ जाता है जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अब ये बताओ भारत हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये किस लैंड का भाग है जरा बताना? भारत और ऑस्ट्रेलिया किस लैंड का भाग है? समझे, मजाक कर रहे हैं, मजाक मत करो। कि भारत और ऑस्ट्रेलिया किस लैंड का भाग है आपको बताना है, थोड़ा सा विचार करते हो ना तो फिर याद आएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया किस लैंड का भाग है? ये तो ऊपर वाला पूरा का पूरा भाग जो है ये हो गया अंगारा लैंड का, ये क्या हो गया, अंगारा लैंड का हो गया। और इसी में अगर देखें गोंडवाना लैंड, तो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया। अब देखो हमने कहा कि ये ऊपर वाला भाग जो था ये अंगारा लैंड का भाग था, अंगारा लैंड का भाग था। और ये नीचे वाला भाग क्या था, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। और इसी गोंडवाना लैंड के भाग से एक टुकड़ा यहाँ टूटता है और टूट के आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब ये बताओ जब ये टुकड़ा टूट के यहाँ पे जुड़ेगा तो जुड़ने के दौरान दो अलग अलग चट्टानें मिलेंगी, एक चट्टान ये और एक चट्टान ये। अब ये दोनों चट्टानें जब टकराएंगी तो क्या होगा, प्रलय होगा, है ना, यही तो होगा। जब दोनों चट्टानें टकराएंगी तो यहाँ पे एक वलन पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एक वलन पड़ेगा। वलन का मतलब क्या होता है गुरुजी? वलन का मतलब मोड़ होता है, यहाँ पे वलन पड़ेगा मतलब मोड़ पड़ेगा। आपने देखा होगा दो ट्रेनें जब ऐसे टकराती हैं तो टकराने के बाद दोनों ट्रेनें ऐसे टकराएंगी आमने सामने तो ऐसे ऊपर उठ जाती हैं, वही हाल यहाँ होगा। दो प्लेटें टकराएंगी तो यहाँ का स्थल खंड, यहाँ का मलबा ऊपर उठ जाएगा, जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। देखो इसी तरीके कुछ भाग पहले ही टकरा गया, ये तो हिमालय बहुत बाद में टकराता है, इसी तरीके से कुछ भाग पहले ही जो टकराता था तो उसकी वजह से हमारे अरावली की उत्पत्ति होती है, जिसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम रह गई। यानी कि अरावली भी वलित पर्वत है लेकिन पुराना है, चूंकि ये पहले बन गया था, प्री कैम्ब्रियन में ही बन गया। तो अरावली किसका भाग है आपसे अगर पूछे तो आप क्या कहोगे? अरावली किसका भाग है? अरावली पर्वत जो है वो भी, या हमारा राजस्थान जो है वो किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। यहां से आपको दिमाग में आ गया होगा गोंडवाना लैंड का भाग है। और अरावली कैसा पर्वत है? तो अरावली मोड़दार पर्वत है। लेकिन ये मोड़दार कैसा, नवीन है कि पुराना है? तो आप कहोगे गुरुजी पुराना है, क्योंकि ये बहुत पहले बना था। आते हैं इस पे बात करते हैं। पुराना मोड़दार पर्वत है, ठीक है। तो ये आपने अरावली के बारे में देख लिया। अब चलो यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप लगा लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और बनता है ना। क्वेश्चन ये बनता है कि स्थलाकृति के निर्माण के आधार पर, सुनना क्वेश्चन, स्थलाकृति के निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का क्रम क्या है? अब बताओ, स्थलाकृति के निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का क्रम क्या है? तो आप क्या बताओगे? निर्माण के आधार पर, ठीक है, निर्माण के आधार पर। तो देखना पृथ्वी का उम्र अगर देखा जाए, पृथ्वी की उम्र,
पृथ्वी की उम्र, एक चीज और मैं समझा दूं फिर आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। पृथ्वी की उम्र देखें, जैसे हमारी उम्र होती है ना, तो हमारी उम्र जो होती है, हम जब बचपन में पैदा होते हैं, 0 से लेके 2 वर्ष तक, या 0 से लेके 6 वर्ष तक जब हम रहते हैं, तो इस काल को हमारा क्या कहता है, बाल्यावस्था कहा जाता है ना। बाल्यावस्था कहा जाता है। हालांकि अभी कोई पढ़ने वाला होगा मनोविज्ञान तो मुझे कूट करेगा, लेकिन मैं मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहा हूँ, एक सामान्य सी बात आपको समझा रहा हूँ। या फिर 12 साल तक पहुंच जाओ, 6 साल से लेके 12 साल तक बाल्यावस्था होता है। 12 साल के बाद अगर आप जब बढ़ते हो 18 साल तक, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था कहते हैं ना। इसी तरीके से देखो, ये समय के अनुसार बांटा जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पृथ्वी को भी बांटा गया है। पृथ्वी जब बहुत पुरानी थी, बहुत पहले थी, तो उसे उसे किस में बांटा गया, कल्प में बांटा गया। और फिर कल्प की दूरी बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ करती थी, कल्प नहीं महाकल्प। कल्प की दूरी, महाकल्प की दूरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा समय था, तो उसको कम करने के लिए कल्प में बांटा गया, और उसको फिर और कम करने के लिए युग में बांट दिया गया। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे तो और मजा आ जाएगा। देखो, पृथ्वी में कितने कल्प हैं, मुख्यतः जो ज्यादातर बुकों में माना गया है वो 4 कल्प, 4 महाकल्प माना गया है। कितने महाकल्प माना गया, 4 महाकल्प माना गया। जो सबसे पुराना महाकल्प था, जिसे पुराजीवी महाकल्प के नाम से जाना गया, हिंदी में लिख रहा हूं, पुराजीवी महाकल्प के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कल्प आता है, सबसे दूसरी, ये कब आता है, ये लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी का लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व का जो एज है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पराजीवी महाकल्प कहते हैं, पुराजीवी महाकल्प। उसके बाद जो आता है वो आता है मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प आता है। आपको मैं क्यों ये लिखवा रहा हूं, इसके लिए रीजन है। उसके बाद आप देखो, जो सबसे नवीन महाकल्प है, जिसको नवजीवी महाकल्प कहते हैं, इस नवजीवी महाकल्प में ही हमारे पृथ्वी का नया निर्माण होता है, ठीक है। नवजीवी महाकल्प। अब इस नवजीवी महाकल्प में आपको 2 कल्प मिलेगा। एक तो तृतीयक युग मिलता है, तृतीयक कल्प मिलता है, एक चतुर्थक मिलता है, चतुर्थक मिलता है, और एक तृतीयक मिलता है। समझना इसको, जो ये तृतीयक कल्प है ना, जो तृतीयक कल्प है, इसी तृतीयक कल्प में आप देखोगे तो आपको जो है 1 2 3 4 युग मिलेगा, है ना। तो तृतीयक कल्प को 4 युग में बांट दिया है। अब मैं चारों युग नहीं बता रहा हूं, उसमें से एक युग आपको देखने को मिलेगा। चतुर्थक को 2 में बांट दिया है, इसको 4 में बांटा है, ठीक है। इसको किसमें, कितने युग में बांटा है, तो 4 युग में बांटा है। इसको 2 युग में बांटा है। कई कई बुकों में थोड़ा अलग मिलता है। इस दोनों युगों को भी मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, मैं केवल इसमें से एक युग ले रहा हूं, जिसका नाम है प्लिस्टोसीन। ये एकदम नवीन युग है, प्लिस्टोसीन, याद करना और इसको लिखना। प्लिस्टोसीन युग जो है, ये एकदम नवीन, नहीं लिखने की जरूरत नहीं, लिखना मत बेटा, बस समझ लेना। यहाँ पे जो मध्यजीवी कल्प बताया है, इसको मध्यजीवी महाकल्प बताया है, इसको किस कल्प में बांटते हैं, तो क्रिटेशियस कल्प में बांटते हैं। किस कल्प में बांटते हैं, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस कल्प में बांटते हैं। और इसी क्रिटेशियस कल्प को जब हम युग में बांटते हैं, तो ये इसी में जुरासिक युग आता है, इसी में जो है ट्रियासिक युग आता है। तो ये सब सारे जुरासिक युग, वही जुरासिक पार्क वाला मूवी आपने देखा होगा ना, जहाँ पे डायनासोर वगैरह आते हैं। तो डायनासोर की उत्पत्ति इसी समय होती है, क्रिटेशियस कल्प में। और हमारे राजस्थान में 3 स्थलाकृतियां, 4 स्थलाकृतियां हैं। एक स्थलाकृति जिसका नाम है अरावली, अरावली, अरावली की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसके भी पहले अरावली बनती है, जिसे हम पूर्व या प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, प्री कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं। समझना इसको, प्री कैम्ब्रियन, यानी कि सबसे पहले कौन बना, अरावली बना। सबसे पहले कौन बना, अरावली बना। उसके बाद क्रिटेशियस युग में कौन सा भारत के स्थलाकृतियां बनती हैं, तो पठार बनते हैं। कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, तो पठार बनते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हड़ौत का पठार कहाँ बना है, हड़ौती का पठार किस कल्प में बना, किस महाकल्प में बना, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो क्रिटेशियस कल्प में हड़ौती का पठार बना है। भारत के जो मैदान बनते हैं, वो बनते हैं प्लिस्टोसीन युग में। भारत के जितने मैदान बन रहे हैं ना, चाहे वो गंगा का मैदान ले लो और चाहे राजस्थान का मैदान ले लो, तो प्लिस्टोसीन युग में बन रहे हैं। अब यही भारत में जो राजस्थान रेगिस्तान बनता है, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान भी प्लिस्टोसीन युग में बना है, लेकिन वो बाद में बना है। मैदान पहले बना और रेगिस्तान बाद में बना। तो अब इनका बताओ, निर्माण के आधार पे अगर क्रम पूछ ले तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले कौन बना, अरावली, दूसरे स्थान पे कौन बना, पठार, हड़ौती का,
तीसरे स्थान पे कौन बना? मैदान, पूर्वी मैदान। चौथे स्थान पे कौन बना? रेगिस्तान, जो पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की स्थलाकृतियों का निर्माण के आधार पे क्रम से लगाओ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार क्या करना है? कालक्रम के अनुसार भौतिक स्वरूप का या भौतिक प्रदेशों का, भौतिक भौतिक प्रदेशों का क्रम लगाना है। भौतिक प्रदेशों का क्रम या अनुक्रम जो भी लगाना है। तो पुराने से नए की तरफ, है ना, पुराने से नए की तरफ हम बता रहे हैं। आपको नए से पुराना भी पूछ सकता है। पुराने से नए की तरफ अगर आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कौन बना, है ना, चार ही भौतिक प्रदेश हैं। एक तो आप कहते हो जो है सबसे पहले कौन बना, तो सबसे पहले बना अरावली। अरावली सबसे पहले बनती है। दूसरे नंबर पे कौन बना भैया? तो दूसरे नंबर पे बना पठार। तीसरे नंबर पे कौन बना? तीसरे नंबर पे बना मैदान। चौथे नंबर पे कौन बना? चौथे नंबर पे रेगिस्तान बना। लिखते जाओ, इसको लिखना है, इसको लिख लेना, इसके पहले वाला मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है। वो समझाने के लिए था कि किस कल्प में, किस महाकल्प में कैसे बनता है। ठीक है, अरावली कब बना? तो अरावली, अरावली ना लिख के हम पर्वत लिखते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखे? पर्वत लिखे। तो इस पर्वत में अगर देखा जाए तो राजस्थान में कौन सा पर्वत है? तो राजस्थान में अरावली है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में है। पठार की बात करें तो कौन सा पठार है? आप कहोगे राजस्थान में है। मैदान में देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान का मैदान है ना, पूर्वी मैदान है राजस्थान में। और अगर रेगिस्तान का देखेंगे तो शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है, शुष्क रेगिस्तान, ये बंटवारा हुआ है ना। तो इसमें अब देखो, अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी? अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी? आप कहोगे प्री कैम्ब्रियन। कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन, यही आपको याद करना भाई। प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी या महाकल्प में हुई थी? ठीक है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कब अरावली की, यानी कि सबसे पहला, नंबर एक, सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन है ना, भारत की सबसे प्राचीन स्थलाकृति, पूरे भारत की मैं बता रहा हूं, स्थलाकृति, पूरे भारत की सबसे प्राचीन स्थलाकृति, सबसे पहले अरावली का ही निर्माण होता है। उसके बाद हड़ौती का पठार अगर देखोगे कब बनता है, तो आप कहोगे क्रिटेशियस कल्प में बनता है। कब बनता है? क्रिटेशियस कल्प में बनता है। क्रिटेशियस कल्प याद रहेगा भाई। क्रिटेशियस कल्प में कौन बनता है? तो पठार बनता है। क्रिटेशियस कल्प में बनता है पठार। और ये हमारा जो हड़ौती का पठार है, ये किस पठार का भाग है? तो मालवा के पठार का, मेवाड़ के पठार का भाग है, बाद में लिखेंगे उसको, छोड़ो अभी। मैदान की बात करता तो पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और अर्ध यानी कि रेगिस्तान, ये दोनों एक ही समय बनते हैं। बनते हैं प्लिस्टोसीन युग में। जहां मैंने बताया आपको ना, दोनों एक ही समय बनते हैं, प्लिस्टोसीन युग में बनते हैं। लेकिन ये बनता है प्लिस्टोसीन के प्रारंभ में, प्लिस्टोसीन युग के प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में। ठीक है, और ये कब बनता है? ये बनता है प्लिस्टोसीन युग के अंत में, प्लिस्टोसीन युग के अंत में। तो अब ये बताओ, निर्माण के हिसाब से सबसे नवीन स्थलाकृति कौन सी है? सबसे नवीन, तो ये आप कहोगे सबसे नवीन है, सबसे नवीन है। अभी ये बन रहा है, अभी ये बढ़ रहा है ना। अगर यहाँ बीच में अरावली ना आ जाता तो शायद ये जो है जयपुर तक आ जाए, तो अरावली इसको रोक रखा है, अभी ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे नवीन ये है, सबसे पुराना ये है, ये इसका क्रम है। तो आप इसके क्रम को लगा सकते हो, आराम से लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्षेत्रफल के हिसाब से आता है, भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा क्रम के हिसाब से। तो भौतिक राजस्थान के, है ना, राजस्थान के, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्रम, तो भौतिक प्रदेशों का क्रम अगर पूछे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल अगर पूछे, तो आप लगाओ जरा क्षेत्रफल, अधिक से कम की तरफ, अधिक से कम की तरफ। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं, हम तुरंत बनाएंगे क्या? राजस्थान, और राजस्थान में भी बनाएंगे बहुत प्यारा सा नक्शा।
है ना, जो भी हमसे बन पाएगा हम एक नक्शा बनाएंगे और इस नक्शे से क्या करेंगे, राजस्थान का चरित्र चित्रण करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इस तरीके से क्या बांटना हमको बांटना है रेगिस्तान, हमको बांटना भैया रेगिस्तान, रेगिस्तान के इधर हमको बांटना है अरावली, यही करना ना, बांटते हैं। देखें, रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान के बाद अरावली हो गया, और अरावली के बाद इधर हमें पठार बांटना है, इधर हमें क्या बांटना है, पठार बांटना है। तो चलो इधर पठार कर लेते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है, पठारी भाग है। और उसके बाद फिर इधर मैदान कर लेते हैं। ठीक है, मैदान, ये वाला भाग मैदान है। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको याद हो जाना चाहिए इतने में। ये बताओ सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा लग रहा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रेगिस्तान का लग रहा है, कितना है, 61 पॉइंट लगभग 62% मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो शुद्ध रूप से पूछेगा 61.11 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 61.11 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है टोटल। ठीक है, अगर यही आपसे पूछ ले, किलोमीटर स्क्वायर नहीं करना भैया, परसेंटेज में निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल। अच्छा बताओ राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखो कुछ तो बताया गया था, राजस्थान का कुल कुल क्षेत्रफल कितना है, 34, 22, 39, बहुत बढ़िया। तो याद कर लेना 34, 22, 39, दशमलव में भी बता दो बेटा थोड़ा सा, है ना, एग्जैक्ट बता दो दशमलव में कितना हो जाएगा। 34, 22, 39 कितने साल की हो गई, 74 साल की हो गई, लगा लो, है ना। तो ये आप देखो कितना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का 10% निकालो, तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि राजस्थान का रेगिस्तान जो है वो कितना क्षेत्र, इसका एरिया आप निकाल लो, इसका जो है 61% निकाल लो, या इसका 62% निकाल लो। तो 34, 22, 39 का कितना निकालना है, इसका 62% निकालना है, तो 62 × 100 कर दो, निकाल लो, आपका उत्तर मिल जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, आप देखो आता है ना, इतनी इतनी तो मैथ आती होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अरावली, नहीं दूसरे नंबर पे नहीं आता अरावली, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे मैदान आपको दिख रहा होगा, देखो रेगिस्तान से थोड़ा सा कम है, तो मैदान का कितना प्रतिशत है, तो टोटल हमारा जो ये क्षेत्रफल है उसका 23% एरिया जो है वो मैदान का है। कितना परसेंट भैया, 23% एरिया जो है वो मैदान का है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पे हमारा देखो पठार आएगा कि देखने में ही लग रहा है, देखो तो तीसरे स्थान पे तो हमारा पर्वत आ जाएगा। पर्वत का कितना, कुल क्षेत्रफल का 9% भाग जो है वो पर्वत है। पठार कितना बचेगा आप काउंट कर लो, यहाँ पे आप देखो 62 कर लो, है ना, 62 कर लो, 62 के बाद इसको लगभग 62 मानते हैं, ध्यान रखना लगभग 62% कहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, पूछता है। इसको 62 कर लो, इसको 23 कर लो, इसको 9 कर लो, जोड़ लो कितना बचता है, 9 2 11 3 15, है ना, 6 2 7 8। अब देखो कितना बच रहा है, फिर भी यार कुछ ज्यादा हो रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, देखो थोड़ा सा, 62%, 23% और 9%। उसके बाद जो आपका पठार बचता है वो कितना बचता है, लगभग 7% के आसपास बचता है। ठीक है, 6.89 बता रहे हैं उषा जी, तो लगभग 7% बचता है, 6.89% जो है क्या है, ये आपका पठार है। तो अगर क्रम के हिसाब से पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले मरुस्थल लगाओगे, सबसे पहले क्या है, मरुस्थल है। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, दूसरे नंबर पे मैदान है। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे अरावली है, तो अरावली पर्वत है, अरावली क्या है, पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत है। चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो चौथे नंबर पे हमारा पठार आएगा। ये कितना परसेंट है मरुस्थल, तो लगभग 62%, लगभग लगभग कितना है, 62%। मैदान कितना है, 23%, मैदान 23% है। अरावली कितना है, 9 या कहीं कहीं 10 कर देगा, तो 10% आप भी कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना, 9 या 10 दोनों देता है, मैं 9 कर दूं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 9% ही मैं रहने देता हूँ। हाँ जी, 6 दशमलव पठार की बात करें तो 6.89% ये हो जाएगा आपका पठार। हो गया खत्म कहानी भैया। अब यही चीज और पूछ सकता है जनसंख्या के आधार पर,
जनसंख्या के आधार पर पूछता है। जनसंख्या के आधार पर क्रम अगर आपसे पूछे तो आप क्या लगाओगे? जनसंख्या के आधार पर क्रम अगर पूछे तो आप क्या लगाओगे भाई? देखो ये रेगिस्तान है, ये क्या है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान में जनसंख्या कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? तो आप कहोगे रेगिस्तान में जनसंख्या कम रहेगी, लेकिन एक रीजन है, उसका एरिया बहुत ज्यादा है ना। तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राजस्थान जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है ना? इसी को तो थार का मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ की अगर जनसंख्या देखा जाए, यहाँ की अगर जनसंख्या देखा जाए तो कितनी जनसंख्या है ना? मैं जनसंख्या वाले को इस पेन से लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ राजस्थान के टोटल जनसंख्या का 40% भाग निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। आधा लगभग यही ले गया, 40% जनसंख्या। अब दूसरा दूसरा पेज ले लूं क्या? दूसरा पेज और दूसरा फिगर लेता हूं तो मजा आएगा। जनसंख्या वाला दूसरा पेज ले लिया जाए, ठीक है भाई। अब फिर फिगर बनाना पड़ेगा, है ना? कोई कह रहा था फिगर बना के ही समझाओ सर, तो अब मुझे लगता है फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, आप समझ गए हो। इसमें अगर देखा जाए, देखते हैं जनसंख्या के आधार पर क्रम। जनसंख्या के आधार पर क्रम, तो ज्यादा से कम की तरफ, यानी बड़े से छोटा की तरफ, बड़े से या ज्यादा से कम, जनसंख्या ज्यादा और कम में नापी जाती है ना, तो ज्यादा से कम की तरफ। अब आप लो ज्यादा से कम की तरफ, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इस रेगिस्तान की है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो डॉट डॉट वाला बना है भाई, ये जो डॉट 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 करके बना है, ये क्या है? ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान या फिर आप मरुस्थल कहते हो, है ना? मरुस्थल, ठीक है। तो ये आपको क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल का कितना परसेंट है? टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या मरुस्थल वाली है। टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है भाई, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन रहेगा? तो नंबर 1 पे रहेगा रेगिस्तान, या नंबर 1 पे मरुस्थल। नंबर 1 पे क्या रहेगा? मरुस्थल रहेगा। कितना? 40% टोटल जनसंख्या का, है ना? राजस्थान की टोटल जनसंख्या भी मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। 40% ये हो गया। दूसरा देखो, अरावली का क्षेत्रफल कितना था? अरावली का क्षेत्रफल कितना था? 9% ना, एक और बढ़ा दो, 10% इसकी जनसंख्या है। टोटल राजस्थान की जितनी जनसंख्या है उसका 10% कहाँ निवास करती है? अरावली में निवास करती है। टोटल जनसंख्या का 10% अरावली में निवास करती है। मैदान देखो बहुत बड़ा है, यहाँ मैदान में बहुत अच्छे अच्छे जिले मिलेंगे आपको। यहाँ पे 39%, देखो आधा ये आधा ये, 39%, ये 40%। अब देखो ये 40% हो जाएगा, नई जनगणना आएगा ना 2025 में, तो देख लेना ये 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे 40% है और यहाँ पे 39% है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा भैया? दूसरे नंबर पे आप रख सकते हो किसको? मैदान को, या जिसे आप पूर्वी मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैदान में कितना है? 39% है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? देखो पर्वत है, पर्वत के बाद पठार है। बताओ, अच्छा आपको अगर ऑप्शन मिले कि आप या तो पठार पे रहो या पर्वत पे रहो, तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? हम तो भैया पठार पे रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन पर्वत पे तो ना जाएं भाई। तो पठार का क्या हो जाएगा? 11% है, पर्वत से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। बहुत लोग पर्वत पे भी चले जाएंगे, कहेंगे सर ठंडी ठंडी हवा लगती है और हम वहां पे मजा करेंगे, मौज करेंगे, है ना। तो ये 11% जो है कहाँ की है? पर्वत पे 11% जनसंख्या निवास करती है, पठार पे। और उसके बाद फिर कहाँ पे निवास करेगी? पर्वत पे। चौथे नंबर पे पर्वत है, और यहाँ पे कितनी परसेंट है? 10%। अब बताओ राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या अगर राजस्थान की पूछे तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, चूंकि अभी उसके बाद जनगणना नहीं हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर कुल जनसंख्या पूछे तो आप क्या बताते हो? 6,85,00,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 6,85,00,000 बता देते हो, 6,85,00,000, या फिर इसी को कह सकते हैं 6,85,48,000। 48,000, उसके बाद कितनी है? 48,437। 48,437, ये पूरी की पूरी जनसंख्या है। इस जनसंख्या का अगर पूछ ले कि राजस्थान के अरावली में कितनी जनसंख्या निवास करती है, जरा निकाल के बताना भाई। राजस्थान के अरावली में कितनी जनसंख्या निवास करती है?
तो इसका हमें कितना निकालना पड़ेगा अरावली में, यानी कि पर्वत पे 10%, तो इसका 10% निकाल लो, गुणे 10/100 कर दो, है ना। तो इसका 10% आप निकाल लो, यहाँ से जो है एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 जीरो, दशमलव लगा देना, बस इतनी जनसंख्या निवास करती है, देख लो, है ना। एक साथ हटा दो, बस इतनी जनसंख्या निवास करती है, कहाँ, वहां पे। इसी तरीके मरुस्थल का पूछे तो मरुस्थल का भी 4 से गुणा करके और दशमलव लगा देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लेना भाई, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, हर चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पूछ ले कितनी जनसंख्या है, अच्छा देखो 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी है, 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी है, अनुमान किया गया है कि राजस्थान की जनसंख्या 2025 तक कितनी हो जाएगी। तो अनुमानित जनसंख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ 6 करोड़ है ना, 8 करोड़ हो जाएगी, और 8 करोड़ ही नहीं 8.5 करोड़ हो जाएगी, 8.54 करोड़ अनुमान लगाया गया है 2025 तक राजस्थान की जनसंख्या हो जाएगी। देख लो भाई, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हम। एक और पूछा जाता है उच्चावच के आधार पे या ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर राजस्थान का भौतिक प्रदेश, है ना, राजस्थान का भौतिक प्रदेशों का क्रम। अब बताओ सबसे ऊंचा कौन होगा, सबसे ऊंचा कौन होगा भाई बताना, अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है आपको। तो सबसे ऊंचा अगर देखा जाए ना, तो सबसे ऊंचा तो पर्वत होता है, पर्वत जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है, शंक्वाकार होता है। लेकिन पर्वत से थोड़ा सा और नीचा होता, और उसका जो है पर्वत से थोड़ा नीचे, और उसका जो ऊपरी भाग होता है वो हल्का समतल होता है, मतलब उतना शंक्वाकार नहीं होता, हल्का समतल होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पठार कहते हैं, है ना। और ये जो जो मैदान है, ये पठार से थोड़ा नीचे हल्का सा ऊंचा होता है, ताकि वहां पानी ना भरने पाए, हल्का सा ऊंचा होता है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। उसके बाद सबसे निचला क्षेत्र जो होता है, लगभग एकदम नीचे खत्म कहानी वाला, वो होता है मरुस्थल। ठीक है, बना लेना एक बार इसको। ठीक, अगर ये क्रम पूछे तो आप क्या कहोगे, सबसे ऊंचा क्या होता है, तो सबसे ऊंचा क्या होता है, सबसे ऊंचा पर्वत। और इस पर्वत में कौन सा पर्वत है, तो अरावली, अरावली सबसे ऊंची है, यानी कि अरावली प्रदेश जो है वो सबसे ऊंचा है। दूसरे पे क्या हो आता है, पठार, पठार में कौन सा है, हड़ौती का नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार, हाँ दोनों लिख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार लिखते हैं, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी पठार दूसरे स्थान पे आएगा। तीसरे स्थान पे क्या आएगा, पूर्वी मैदान आएगा, पूर्वी मैदान जो है वो तीसरे स्थान पे आएगा। चौथे स्थान पे क्या आएगा, मरुस्थल आएगा, मरुस्थल जो है वो चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। नोट करके लिखना, नोट करके कहीं एक जगह नोट बना लेना और नोट करके लिखना, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल हमारा थार का मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। यहाँ पे आपने देखा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, और इसी का क्षेत्रफल भी जब सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश वो होगा जहां पे एरिया कम हो, है ना। जयपुर बता रहे हो, नहीं मैं जिला नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। वैसे भी आप अनुमान लगा सकते हो ना, जो जयपुर यही मिलेगा आपको, है ना। तो जब जयपुर है तो ऐसे भी अनुमान लगा लो, आपका जो मैदानी क्षेत्र है ना, यानी कि पूर्व का मैदान जो है, तो वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो मरुस्थल जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला है, मरुस्थल वाला क्षेत्र लिख लेना कहीं भैया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब बहुत दूर तक लोग बिखरे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। कितना जनसंख्या घनत्व है आप एक बार बताओ तो जरा, ये भी तो पूछता है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है।
आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, कल आएंगे तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। और इसके आगे जो आपका टॉपिक बनता है वो कौन सा बनता है, तो इस भौगोलिक प्रदेश में जो हमने बंटवारा किया था, तो एक एक भौगोलिक प्रदेश को पढ़ेंगे। सबसे बड़े वाले भौगोलिक प्रदेश को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा बड़ा वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, मरुस्थल, है ना। तो मरुस्थल प्रदेश को हम लोग कल पढ़ेंगे, मरुस्थल प्रदेश को हम लोग कल पढ़ेंगे और देखेंगे मरुस्थल प्रदेश को कैसे दो भागों में बांट दिया गया था, है ना। और उसके बाद इन दो भागों को, जैसे एक है शुष्क मरुस्थल या शुष्क क्षेत्र और दूसरा है आर्द्र शुष्क क्षेत्र, ठीक है। अर्ध शुष्क क्षेत्र इसमें बांट दिया गया। उसके बाद फिर इसको कैसे दो भागों में बांट देते हैं और फिर इसको कैसे 3-4 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, लूनी बनास, ये सब जो नदियां उसके आधार पे, ठीक है। सी यू टुमारो, बाय बाय सभी को, थैंक यू सो मच। समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हम अभी तक भौगोलिक प्रदेश नहीं किए थे, बंटवारा नहीं किए थे, अब बंटवारा कर रहे हैं। अभी तो हमने बताया कि बंटवारा करने के लिए कौन कौन सा आधार लिया गया था। तो एक तो देखा जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसमें जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, जिसकी ऊंचाई ज्यादा है उसको अलग कर दो, जिसकी ऊंचाई कम है उसको अलग कर दो, है ना। तो इस हिसाब से हमने बांट दिया था। अब हम शुद्ध रूप से बांटना शुरू करेंगे, क्लियर है। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा बताओ सबसे कम जनसंख्या वाला एरिया कौन सा है, भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, भौगोलिक देगा। सबसे कम जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, बताओ जरा ना। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है, कमेंट करो जल्दी से। थार, पुष्कर, अरावली। कोई थार बता रहा है, कोई अरावली, पुष्कर, डंडा पड़ेगा बेटा। सबसे ज्यादा है, देखो अरावली में थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या रहती है। 40% ज्यादा होता है, कम नहीं होता। 40% बेटा ज्यादा होता है, मैंने कम पूछा था। तो कम कहाँ है, कम पर्वत पर है। कम कहाँ, कम पर्वत पर। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान से सुनो। मरुस्थल ज्यादा है क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, ठीक है। अगर पूछे सबसे कम जनसंख्या घनत्व तब मरुस्थल लगा देना, लेकिन जनसंख्या पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे कम वाली जनसंख्या पर्वत है, सबसे ज्यादा जनसंख्या मरुस्थल है। अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो मैदान है। देखो एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, कल मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है। ये आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, ये बस समझ लो, दिमाग में बैठ जाएगा। कल हम यहाँ समझा देंगे आपको, आप टेंशन मत लेना इसको, है ना। लेकिन ये एरिया वगैरह आप याद कर ले, क्षेत्रफल आप याद कर लेना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप याद कर लेना, इसको आप याद कर लेना। भौगोलिक प्रदेश के निर्माण के आधार पे कौन सा पुराना है कौन सा नया है, क्षेत्रफल याद कर लेना। क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या याद कर लेना और जनसंख्या के बाद उच्चावच आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, टेक केयर।